हेलो एवरीवन, दिस इज एपिक्सा। आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 8th साइंस चैप्टर 1। इसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। इसके बाद मैं धीरे धीरे मैं आपको डायरेक्ट क्या साइंस के नोट्स प्रोवाइड करता हूँ, जिससे आपका वक्त भी ज़्यादा जाए नहीं और आपको जल्दी जल्दी इंपॉर्टेंट चीज़ें वो आपके रिवीजन आ जाए और वही चीज़ें जिनको हमें समझना चाहिए वो इन नोट्स में प्रोवाइड हो जाती हैं और कोई दिक्कत नहीं है। इस चैप्टर का नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। इसमें हम जानेंगे क्रॉप प्रोडक्शन कैसे होता है और उसका मैनेजमेंट, उसका स्टोरेज वगैरह और अदर चीज़ें जो इसमें इंपॉर्टेंट हैं, और क्रॉप को किन किन चीज़ों में हमने कैटेगराइज किया है। तो हम समझते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। सिंपली वो प्रैक्टिस है जिनसे क्रॉप को उगाया जाता है। ठीक है, क्रॉप क्या होती है? जब किसी एक पर्टिकुलर एक सेम टाइप के प्लांट को आप एक जगह पे उगाते हो एक लार्ज स्केल पे, तो उसको हम क्रॉप बोल देते हैं। ठीक है, सम कॉमन क्रॉप्स आर इंडिया सिंपल सीरियल, जिसमें राइस वगैरह, वीट, मेज आ जाते हैं। पल्सेस में दाल वगैरह आ जाती हैं आपकी, पी, ग्राम, बीन्स एक्सेट्रा। वेजिटेबल्स में फ्रूट वगैरह, टोमेटो, वेजिटेबल्स में टोमेटो, पोटैटो, कैबेज। और फ्रूट्स में आपके मैंगो, बनाना, जो आपको पता ही है। ऑयल सीड्स में मस्टर्ड, ग्राउंडनट, सनफ्लावर एक्सेट्रा। ये नॉर्मली इंडिया में हमको दिखते हैं क्रॉप के रूप में। टाइप्स ऑफ क्रॉप, तो क्रॉप को हमने जिन बेसिस पे हमने डिवाइड किया है वो सीजनेबल है। हमने इसको सीजनेबल उस पर डिवाइड कर दिया है। और किस भाग में डिवाइड कर दिया है? दो क्रॉप्स के बेसिस पे, खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप। क्रॉप्स आर क्लासिफाइड इनटू टू मेन कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ सीजन्स ऑफ फॉर कल्टीवेशन। तो एक खरीफ क्रॉप होती है। खरीफ क्रॉप का मैं डायरेक्टली आपको बताऊं तो जब आपका मानसून सीजन स्टार्ट होता है, जब जून और जुलाई के टाइम पे ये उगाई जाती हैं, मतलब इनका इनिशियल स्टेज होता है इनका। और इनका जो हार्वेस्टिंग होती है वो इनकी होती है सितंबर और अक्टूबर के बीच में। ठीक है, द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन, मतलब मानसून सीजन, इन जून और जुलाई एंड आर हार्वेस्टेड एट द एंड ऑफ मानसून सीजन ड्यूरिंग सेप्टेम्बर और अक्टूबर आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। ठीक है, फिर आते हैं रबी क्रॉप्स। इनके कुछ एग्जांपल खरीफ क्रॉप के: पैडी, मेज, मिलेट, सोयाबीन, कॉटन, ग्राउंडनट, राइस वगैरह भी हो सकता है क्योंकि उसमें वाटर इनटेक ज़्यादा चाहिए उसके लिए। रबी क्रॉप्स क्या होती हैं? द क्रॉप्स विच आर अब सिंपली अक्टूबर से लेके नवंबर के बीच में इनिशियली इनको उगाया जाता है, स्टार्ट किया जाता है उगाना रबी क्रॉप्स को, और मार्च अप्रैल तक ये जाते हैं। ठीक है, इन मार्च अप्रैल में इनका हार्वेस्टिंग होती है। द क्रॉप्स विच आर सोन एट द बिगनिंग ऑफ विंटर इन अक्टूबर और नवंबर आर हार्वेस्टेड बाय मार्च और अप्रैल आर कॉल्ड रबी क्रॉप। सिंपली समझ में आ गया? जून जुलाई से सितंबर अक्टूबर, अक्टूबर नवंबर से मार्च अप्रैल, पूरा एक आपका ईयर कवर हो जाता है। और दो सीज़न इसमें हमको पता चल गए कौन सा। पहला है खरीफ क्रॉप के लिए सीज़न जो है आपका जून जुलाई का, और वहाँ से कहाँ तक जाता है? सितंबर अक्टूबर से। फिर रबी क्रॉप्स का जो अक्टूबर नवंबर से मार्च अप्रैल तक जाता है। ओके, इनके एग्जांपल वही वीट, ग्राम, मस्टर्ड, पी, लिंसीड्स। विंटर सीजन से थोड़ा उसके लिए आता है समर सीजन की टाइप। बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, इनको हम डिटेल में समझेंगे। सब बेसिक प्रोडक्शन के लिए क्या क्या प्रैक्टिसेस हैं जो हम फॉलो करते हैं। सबसे पहले सॉइल को प्रिपेयर कैसे करना है, सोइंग सीड्स को कैसे सो करना है अलग अलग जगह पे, पूरे फील्ड में कैसे सो करेंगे। मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र, मैन्योर फर्टिलाइज़र के अगर मैं आपको सिंपली ये होता है आपका नेचुरल, इसको आप ऐसे समझिए नेचुरल फर्टिलाइज़र होता है, फर्टिलाइज़र होता है, जिसको हमने पढ़ भी रखा है पहले की क्लासेस में। हमने क्लास 6 की साइंस में भी इसको पढ़ रखा है कि नेचुरल फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, मैन्योर क्या होता है, वर्मी कंपोस्ट, कंपोस्ट क्या होता है, वो भी हमने समझ लिया है। मैन्योर सिंपली हमने समझ लिया। नेचुरल फर्टिलाइज़र एक तरह से इसको हिंदी में बोल देते हैं खाद, खाद इसको हम बोल देते हैं, हिंदी में इसका शुद्ध मतलब है। फर्टिलाइज़र जो केमिकली प्रिपेयर्ड होते हैं, केमिकल से प्रिपेयर्ड होते हैं, केमिकली प्रिपेयर्ड। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। इरिगेशन, सिंपली वाटर इनटेक देना। वाटर कितना जाएगा, कैसे जाएगा। वीडिंग होता है, जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं उनको रिमूव करना, अनवांटेड प्लांट्स। हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग होता है जो मेन आपकी मेजर क्रॉप है उसको निकालना, हार्वेस्ट करना। स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन सबसे इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। इन दिस प्रोसेस द सॉइल इज़ टर्न एंड लूजन, मतलब कुल मिला के जो सॉइल होती है वो कई टाइम से अगर आप उसको यूज़ नहीं करते तो वो क्या है, टाइट हो जाती है। ऊपर की सतह आपने देखी होगी धीरे धीरे टाइट हो जाती है। उसी वजह से उसको टर्न करना और लूज़ करना वो कैसे किया जाता है, डिफरेंट डिफरेंट उसके टूल्स हैं। द लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल आर कॉल्ड प्लगिंग और टिल्टिंग, मतलब मिट्टी को थोड़ा लूज़ करना, थोड़ा उसको टिल्ट करना, इधर उधर करना, ताकि वो
उसमें एयर और अच्छी तरह से आ जाए, जिसके कारण उसके अगर अंदर हम प्लांट्स डालेंगे तो उसकी रूट्स को अच्छा एनवायरनमेंट मिले, किसके लिए, ग्रोथ के लिए। दिस अलाउज द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इन टू द रूट, क्योंकि सॉइल अब लूज़ हो गई है तो इसके कारण उसके अंदर जो सीड भी अच्छी तरह जा सकता है और उसका जो रूट्स होगा वो आराम से पेनिट्रेट कर सकता है डीप में। द लूज सॉइल अलाउज द रूट टू ब्रीथ ईजिली इवन वेन दे ग्रो डीप इन टू द सॉइल, जिसके कारण उनकी ग्रोथ अच्छी होती है। द लूजन सॉइल हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म्स एंड माइक्रोव प्रेजेंट इन द सॉइल, ये भी हेल्प करती हैं ताकि ये, क्योंकि अर्थवॉर्म्स और माइक्रोव उसमें ह्यूमस और ज़्यादा ऐड करती हैं, जिसके कारण वो और अच्छी तरह ग्रोथ दिखाते हैं। टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल ब्रिंग द न्यूट्रिएंट रिच सॉइल ऑन टू द टॉप सो दैट प्लांट कैन यूज़ दीज न्यूट्रिएंट्स, जिससे क्या होता है, अगर मैं आपको ये सिंपली, ये तो सिंपल है लॉजिक कि यहाँ पे आपने उसको टर्न किया तो नीचे की सॉइल होती है वो थोड़ा सा ऊपर आ जाती है, जिसके कारण नीचे वाली सॉइल ज़्यादा न्यूट्रिएंट रिच होती है, जिसके कारण वो ऊपर आने के कारण और इजीली अवेलेबल हो जाती है प्लांट के लिए या क्रॉप जो हम प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं। एग्रीकल्चर इम्प्लांट्स कौन कौन से टूल्स हैं या फिर कौन कौन सी इम्प्लीमेंटेशंस हैं जो हम उसमें यूज़ करते हैं ताकि और क्रॉप प्रोडक्शन हमारी अच्छी हो और फास्ट हो। द एग्रीकल्चर टूल्स इम्प्लीमेंटेशन यूज फॉर प्लगिंग आर, एक तो होता है प्लग, ऐसे हल होता है, सिंपली अगर आप मुझे समझाऊँ ऐसा हल टाइप होता है और ये क्या है, ये सॉइल में जाता है अंदर धंस के, जिसके कारण वो टर्न होती है और लूज़ होती है, ठीक है। द प्लग इज़ मेड ऑफ वुड एंड इज ड्रॉन बाय पेयर ऑफ बुल्स और अदर एनिमल्स। आगे हम पढ़ेंगे कि आजकल तो ट्रैक्टर यूज़ हो रहे हैं, आजकल तो सबको पता ही होगा। इट कंटेन्स अ स्ट्रॉन्ग ट्राइंगुलर आयरन स्ट्रिप कॉल्ड प्लगशेयर, ये ऐसे ट्राइंगल ये वाला, इसको हम प्लगशेयर बोल देते हैं। द मेन पार्ट ऑफ द प्लग इज अ लॉन्ग वुड विच इज कॉल्ड प्लग शाफ्ट। There is a handle at one end of the shaft, the other end is attached to a beam that is placed on the bull's neck। एक हो होता है, ऐसा भी दिखता है, ऐसे भी दिखता है, हो होता है। इट हैज़ अ लॉन्ग रॉड ऑफ वुड और आयरन, अ स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड, एक मिनट, गेट पे मेरा भाई आ गया था इस वजह से थोड़ा टाइम लग गया। तो आगे हम पढ़ते हैं हो के बारे में। इट इज़ अ लॉन्ग रॉड ऑफ वुडन और आयरन, अ स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड बेंट प्लेट ऑफ आयरन इज फिक्स्ड। एक ऐसे मान ली सिंपली इसका मेन इक्विपमेंट होता है, जो वही काम है इसका, सॉइल को लूज़ करना, टर्न करना, ताकि सॉइल और अच्छी तरह उसमें क्रॉप प्रोडक्शन हो सके, क्रॉप अच्छी तरह ग्रो हो सके। इट इज़ टू वन ऑफ द एंड्स एंड वर्क एज अ ब्लेड, इट इज़ पुल्ड बाय एनिमल्स। कल्टीवेटर वही ट्रैक्टर से ही वो सेम चीज़ है, वही यहाँ पे जो सेम इंस्ट्रूमेंट है ऐसे लग रहे हैं। अब इसमें मशीनरी यूज़ हो गई है, जिसके कारण और हमारा काम आसान हो गया है, जिसके कारण लेबर और आपका टाइम बच रहा है, और कह सकते हैं पैसा बच रहा है। इट इज़ अ टेक्निक ऑफ प्लगिंग यूजिंग अ ट्रैक्टर, इट सेव्स टाइम्स एंड लेबर। टाइम मतलब पैसा, लेबर मतलब पैसा, सिंपली मनी आपका बच रहा है। आपने इन्वेस्टमेंट करी मशीनरी में, जिसके कारण आपका पैसा और टाइम और लेबर तीनों चीज़ बच रहे हैं। सोइंग, सीड्स को कैसे सो करना है। द प्रोसेस ऑफ स्कैटरिंग सीड्स इन द सॉइल फॉर ग्रोइंग द क्रॉप प्लांट्स इज कॉल्ड सोइंग। द सीड्स ऑफ द क्रॉप आर सोन इन सॉइल वंस इट इज प्रिपेयर्ड बाय प्लगिंग, leveling and manuring. Before sowing seeds, good quality, clean and healthy seeds of high yields are selected, ताकि अच्छी तरह हमको क्रॉप मिले। Seeds are grown in the soil either by hand or by seed drill driven by tractor। हैंड इसलिए प्रेफरेबल नहीं है क्योंकि उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा हैंड्स का, वो आपका नॉन यूनिफॉर्म होगा। कैसा होगा? नॉन यूनिफॉर्म होगा, पर्टिकुलरली सेम जगह पे सेम तरह से नहीं होगा, और पर्टिकुलरली सेम इंटरवल्स में नहीं होगा। इसी वजह से सीड ड्रिल जो भी आपका मशीनरी है वो यूज़ किया जाता है। एडवांटेज ऑफ सोइंग सीड्स विद द सीड ड्रिल्स आर, दिस शोज द सीड्स यूनिफॉर्मली एट करेक्ट डेप्थ एंड इंटरवल्स। दिस अलाउज प्लांट्स टू गेट सफिशिएंट सनलाइट, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। इट एंश्योर्स दैट सीड्स गेट कवर्ड बाय द सॉइल आफ्टर सोइंग, जिसके कारण उसको पक्षी या कोई और इंसेक्ट वगैरह खा नहीं पाएंगे। दिस प्रोटेक्ट सीड्स फ्रॉम बीइंग ईटन बाय द बर्ड्स। सोइंग बाय यूजिंग सीड ड्रिल्स ऑल्सो सेव टाइम एंड लेबर। एक इसमें आप चीज़ पढ़ते हो, जैसे कि आपके टोमेटो होता है और जो राइस होता है वो सिमिलरली ऐसे उगाए नहीं जाते जैसे बड़ी फील्ड पे आपने डायरेक्ट सीड सो कर दिए। पहले क्या होता है, ये एक स्मॉल प्लॉट में इनके सीड्स को उगाया जाता है, छोटी छोटी, मान लीजिए राइस है, ऐसे इसको छोटे छोटे कई सारे ये राइस ऐसे ऐसे उगाया जाता है स्मॉल प्लॉट में। फिर क्या जाता है, इनको ट्रांसप्लांट किया जाता है। क्या किया जाता है?
ट्रांसप्लांट किया जाता है। कहाँ पे? एक बड़ी फील्ड में, एक बड़ी फील्ड में इनको प्लांट किया जाता है। ये जो सर्कल मैं कर रहा हूँ वो एक बड़ी फील्ड में आपके ट्रांसप्लांट करके आपने इनको डाला है। इसको क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसप्लांटेशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसप्लांटिंग और ट्रांसप्लांटेशन। ऐसे क्रॉप्स को उगाना, इस मेथड को हम बोलते हैं ट्रांसप्लांटेशन। सब क्रॉप्स लाइक पैडी, राइस, वेजिटेबल्स लाइक टमाटो, चिलीज, सीड्स आर नॉट सोन डायरेक्टली टू द सॉइल। डायरेक्टली सो नहीं होते, पहले इनको स्मॉल प्लॉट में उगाया जाता है, फिर इसको बड़े से प्लॉट में डाल दिया जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। रिप्लेनिश्ड का मतलब वापस इसको, और जैसे कि कई ड्यू टू टाइम, धीरे धीरे क्या होता है समय के दौरान उसके जो अंदर के न्यूट्रिएंट्स हैं ना वो घट जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स घट जाते हैं, तो उनको वापस ऐड करना चाहते हैं, तो उस प्रोसेस को हम रेप्लेनिश्ड बोल देते हैं। तो उनको वापस हमको ऐड करना है, तो हमको क्या ऐड करते हैं उसमें? मैन्योर, जो हमने पहले पढ़ लिया, नेचुरल फर्टिलाइज़र होता है, और फर्टिलाइज़र केमिकली प्रिपेयर्ड होता है। फील्ड आर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर सम टाइम, और क्रॉप रोटेशन से भी उसका जो न्यूट्रिएंट है वापस उसको बनाया जाता है। एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर, मैन्योर इज ऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रिपेयर्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट बाय कंपोस्टिंग और वर्मी कंपोस्ट। कंपोस्टिंग सिंपली मैन्योर को प्रिपेयर करना, वर्मी कंपोस्ट होता है मैन्योर को प्रिपेयर करना बाय यूजिंग अर्थ वॉर्म, या फिर हम उसको पहले भी पढ़ चुके हैं, या और कह देते हैं उनको रेड वॉर्म्स सिंपली। ठीक है। मैन्योर इंक्रीजेज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। मैन्योर मेक्स द सॉइल पोरस। पोरस का मतलब उसका है उसमें जो एयर होती है ना वो अच्छी तरह फिल हो जाती है, जिसके कारण उसको नाइट्रोजन वगैरह अच्छी मिलती है सॉइल को, विच हेल्प्स इन एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस। वही नाइट्रोजन अच्छी मिल रही है। मैन्योर इंप्रूव्स द टेक्सचर ऑफ द सॉइल। मैन्योर ऑल्सो इंक्रीज द नंबर ऑफ माइक्रोज इन द सॉइल विच आर सॉइल फ्रेंडली एंड रिलीज ह्यूमस टू द सॉइल। ह्यूमस भी इंपॉर्टेंट होती है उसकी ग्रोथ के लिए। किसके लिए? ग्रोथ के लिए। ग्रोथ ऑफ वॉट? ग्रोथ ऑफ प्लांट के लिए। ठीक है। फर्टिलाइजर केमिकली प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज, दे आर रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। द यूज ऑफ फर्टिलाइजर गिव अस बेटर यील्ड, बट अगर उनको ज़्यादा हम यूज़ कर लेते हैं, एक्सेसिव यूज़ करने की वजह से वो हार्मफुल होते हैं सॉइल के लिए इन द लॉन्ग रन। एग्जाम्पल होता है यूरिया, अमोनियम सल्फेट। यूरिया का मैं अगर आपको फॉर्मूला बताऊँ, मुझे याद आ रहा है इस टाइम तो बता देता हूँ, NH2 शायद यही होता है 2। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। क्रॉप ANPK एक अच्छा ये फर्टिलाइज़र है। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, ये भी अच्छा है फर्टिलाइज़र के रूप में याद होगा NPK। क्रॉप रोटेशन, अनदर मेथड ऑफ रेप्लेनिशिंग द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स इज थ्रू क्रॉप रोटेशन। अब नाम से ही पता चल रहा है क्रॉप को रोटेट कर रहे हैं। अब क्रॉप रोटेट नहीं होती, इसमें डिफरेंट क्रॉप्स को उगाया जाता है, और बेसिकली इसमें लेगुमिनस क्रॉप्स को उगाया जाता है। लेगुमिनस क्रॉप, जैसे यहाँ पे इसकी राइटिंग है, लेगुमिनस क्रॉप कौन सी क्रॉप्स होती हैं? बेसिकली आप समझ लीजिए दाल होती हैं, या फिर वो क्रॉप्स जो पी फैमिली से बिलोंग करती हैं, उनको हम लेगुमिनस क्रॉप बोल देते हैं। अब ये क्यों ऐड किया बार बार अल्टरनेटली लेगुमिनस क्रॉप्स को ही क्यों उगाया जाता है? इसका रीज़न आप पढ़ते हैं। इन दिस मेथड डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन अल्टरनेटिवली इन द सेम फील्ड। इन क्रॉप रोटेशन द सीरियल क्रॉप्स लाइक wheat, rice, maize, etc. are grown alternatively with leguminous crop like pulses, pea, beans, etc. in the same field. As we know that rhizobium bacteria, एक्चुअली में क्या होता है, जो ये आपके लेगुमिनस क्रॉप्स होती है ना, इनके जो मान लीजिए ये रूट्स है, ये सॉइल हो गई, और ये जो रूट्स हैं इसके ये नोड्यूल्स होते हैं, इनको हम बोलते हैं नोड्यूल्स। इसके अंदर प्रेजेंट होता है एक राइजोबियम बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया? राइजोबियम बैक्टीरिया। वो किसके लिए इंपॉर्टेंट होता है? राइजोबियम बैक्टीरिया जो होता है ना, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए अच्छा होता है, जो सॉइल के अंदर ज़रूरी है। Rhizobium bacteria is present in the root nodules of leguminous plant. They fix atmospheric nitrogen and enrich the soil with nitrogen. Irrigation, वही water supply. The process of applying water to crops at regular intervals is called irrigation. Along with water, fertilizers and minerals present in the soil are also get absorbed. वाटर के साथ साथ जो फर्टिलाइजर और मिनरल्स जो होते हैं वो भी एब्जॉर्ब हो जाते हैं प्लांट्स में। वाटर इसेंशियल फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड। जर्मिनेशन सिंपली हम बोल देते हैं ग्रोथ, जो ग्रोथ हमको देखते हैं उसी को हम बोल देते हैं ग्रोथ को। वैसे इसका और हम जैसे अंकुरित बोल देते हैं नॉर्मली। द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरी फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, सॉइल टू सॉइल, सीजन टू सीजन। स्प्रिंकलर सिस्टम, सिंपली क्या होता है, जैसे कि मैं आपको बताऊँ, एक पाइप होता है, उसके आगे ऊपर ऐसे शेड होता है, और ये डिफरेंट जगह से ये जो भी पाइप्स हैं छोटे छोटे, इनमें से वाटर स्प्रिंकल करता है, और ये रोटेट करता रहता है। क्या करता रहता है? रोटेट करता रहता है, और डिफरेंट ये पूरे
प्लॉट में ऐसे लगाए हुए थे, 1 2 3 ऐसे लगा रखे हैं और अलग अलग जगह पे ये रोटेट करते रहते हैं सिंपली, जिसके कारण पानी इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ये कहाँ पे यूज़ होता है? जहाँ पे सॉइल जो है अनइवन है। द सिस्टम इज यूज फॉर अनइवन लैंड। The perpendicular pipes have rotating nozzles on top. They are connected to the main pipeline. When water is allowed to pass through the main pipeline with pressure, it escapes through the rotating nozzles in this way. In this way, water gets sprinkled on the crop. Drip irrigation क्या होता है? In this system, water falls drop by drop directly near the roots. Simply आपको मैं बताऊँ तो ये आपकी फील्ड है, मान लीजिए ये फील्ड है और ये वाटर का मेन यहाँ पे एरिया है, यहाँ से जुड़ा हुआ है और अलग अलग नीचे सॉइल के नीचे छोटे छोटे वो सिंपल है और ये जो मैं यहाँ पे छोटे छोटे पाइप कर रहा हूँ, यहाँ से क्या है वाटर स्प्रिंकल होता रहता है। ये होता है ड्रिप इरीगेशन। इसमें ये उन जगह पे किया जाता है जहाँ पे वाटर शॉर्टेज होती है और इसमें आप पानी को बचाते हो कई हद तक। वाटर फॉल्स ड्रॉप बाई ड्रॉप डायरेक्टली इन द रूट्स विद द हेल्प ऑफ पाइप्स और ट्यूब। इट इज़ बेस्ट टेक्निक फॉर वाटर गार्डन्स ट्रीज। इट इज़ बेस्ट इन रीजन वेयर वाटर अवेलेबिलिटी इज पुअर। Protection from weeds. The undesirable plants which grow along the cultivated crops are called weeds, जिनकी ज़रूरत नहीं होती और ये क्या है फालतू में जो उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब करते हैं, जिसके कारण क्रॉप्स को प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाते, जिसके कारण उसकी ग्रोथ अच्छी नहीं होती क्रॉप्स की। द ग्रोथ ऑफ वीड्स इज हार्मफुल बिकॉज दे कंज्यूम द न्यूट्रिएंट प्रेजेंट इन द सॉइल, वाटर, लाइट एंड स्पेस विच आर मेंट फॉर द क्रॉप्स एंड रिड्यूस द क्रॉप यील्ड एंड क्वालिटी ऑफ food grains. Therefore, it is necessary to remove the weeds from the time to time. The removal of weeds is called weeding. Removal of weeds is called weeding. इस टर्म को याद रख लेना। Method of removing weed. Chemicals used to control weeds are called weedicides. Example 2,4-D कहते हैं इसको, weedicide. They are spread in the fields to kill weeds. They do not harm crops. Weeds can be removed manually by uprooting or cutting them close to the ground with the help of खुरपी होता है, उससे क्या है अनवांटेड जो भी प्लांट होता है उसको हम रिमूव कर देते हैं। हार्वेस्टिंग क्या होता है? जो मेजर क्रॉप है जिसके लिए हम इतना मेहनत करिए तो उसको निकालने का जो प्रोसेस है उसको हार्वेस्टिंग बोलते हैं। द कटिंग ऑफ मेजर क्रॉप्स इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग इज डन मैनुअली बाय सिकल और बाय मशीन इज कॉल्ड अ हार्वेस्टर। इसमें एक प्रोसेस होती है, थ्रेशिंग होती है। थ्रेशिंग में क्या होता है, उसको जो पर्टिकुलरली प्लांट का पूरा हिस्सा होता है उसको पटका जाता है एक स्टोन पे या किसी जगह पे, जिससे उसका सीड्स का मेन एरिया निकल जाता है। आफ्टर हार्वेस्टिंग द सीड्स ग्रेन आर बीटन सो दैट दे गेट सेपरेटेड from its outer covering chaff. This process called threshing. It is done with a machine called combiner thresher. फिर आता है winnowing. After threshing, the seeds grains are separated from chaff and hay with the help of wind called winnowing. The grains are made to fall on a height in blowing wind. The grains being heavy fall straight to the ground, and chaff and hay being much lighter are carried at some distance from the wind. Simply उसका जैसे मान लीजिए कोई बीज है तो उसका बाहर का एक छिलका होता है, ये मेन एरिया चाहिए, थोड़ा हैवी होता है, तो जब ये ऊपर से ऐसे गिरता है तो नीचे तो ये मेन एरिया आ जाता है और ये शाफ्ट जो होता है ये विंड की वजह से उड़ जाता है। स्टोरेज एंड फूड ग्रेन्स। आफ्टर हार्वेस्टिंग इट इज़ इंपॉर्टेंट टू स्टोर द फूड ग्रेन प्रॉपरली। टू द हार्वेस्टेड ग्रेन्स है मोर मॉइस्चर होता है, जिसके कारण उसको पहले सुखाया जाता है, उसको ड्राई किया जाता है कहाँ पे, सनलाइट में, ताकि उसका मॉइस्चर उसको रिमूव किया जा सके उसके मॉइस्चर को, एंड देन दे आर स्टोर्ड। Farmers store grains in jute bags, metallic bins. Dried neem leaves are used to store in fruit grains at home. क्यों? क्योंकि नीम लीव से क्या है वो इंसेक्ट वगैरह को प्रोटेक्ट करती है, इंसेक्ट वगैरह से नीम लीव्स। इट प्रोटेक्ट्स ग्रेन फ्रॉम इंसेक्ट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन इज डन इन silos and granaries to protect them from pests like rats, insects. Chemical treatment may also be given to protect from microorganisms. ये हमारा चैप्टर आज कंप्लीट हो गया। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, अगली वीडियो में मिलते हैं और अच्छी तरह रहिए, मस्त रहिए। ओके बाय, जय हिंद, जय भारत।